नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास डेफिनेशन क्लासेस के कुछ नोट्स हैं और ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। जी। कहानी एक गीत की है जिसे हम सब जानते हैं, वंदे मातरम। लेकिन 28 जनवरी 2026 को भारत के गृह मंत्रालय के एक आदेश ने इस गीत से जुड़ी लगभग हर चीज को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे नियम को बदलना है जो कहना चाहिए कि लगभग 90 सालों से चला आ रहा था। 90 साल? हाँ, तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि ये नए नियम क्या हैं, इनका मतलब क्या है और इस बदलाव को समझने के लिए हमें इतिहास में कितना पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ये नए नियम आखिर हैं क्या? मतलब इनमें ऐसा क्या है जिसने इतनी हलचल मचा दी है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव एक शब्द में छिपा है, संपूर्ण। संपूर्ण? जी, नए नियमों के मुताबिक अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का संपूर्ण संस्करण गाना अनिवार्य होगा। एक मिनट, संपूर्ण संस्करण? मुझे तो हमेशा यही लगता था कि हम जो सुनते आए हैं वही पूरा गीत है। इसका मतलब है कि गीत इससे भी लंबा है। बहुत लंबा। हम और आप जो सुनते आए हैं वो तो सिर्फ पहले 2 छंद हैं। सिर्फ 2? हाँ, मूल गीत में पूरे 6 छंद हैं। दशकों से, बल्कि कहना चाहिए 1937 से सार्वजनिक तौर पर सिर्फ पहले 2 छंद गाने की ही प्रथा थी। अच्छा। इस नए नियम ने उन बाकी 4 छंदों को भी वापस ला दिया है जिन्हें एक तरह से भुला दिया गया था। 6 छंद? तो जाहिर है इसे गाने में समय भी ज्यादा लगेगा। हाँ बिल्कुल। क्या इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है? हाँ, और बहुत सटीक गाइडलाइन है। पूरे गीत को गाने की अवधि अब 3 मिनट 10 सेकंड यानी ठीक 190 सेकंड तय की गई है। 190 सेकंड? जी, ये एक तरह से मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की एक कोशिश है ताकि पूरे देश में इसे एक ही लय और सम्मान के साथ गाया जाए। 190 सेकंड, ये तो काफी सटीक है। अच्छा, नियमों में और क्या है? मैंने सुना है कि कार्यक्रम में इसके क्रम को लेकर भी कुछ बदला है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बदलाव है। अब तक तो राष्ट्रगान जन गण मन हमेशा आखिर में होता था, और वो अभी भी आखिर में हो सकता है, लेकिन अब प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बजाए जाने हैं तो वंदे मातरम पहले बजेगा। मतलब राष्ट्रगीत पहले फिर राष्ट्रगान। जी, राष्ट्रगीत को उससे पहले जगह दी जाएगी। दिलचस्प है। और एक आखिरी नियम जो शायद सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक है, मुद्रा को लेकर। जी, अब वंदे मातरम के गायन के दौरान भी सभी को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं। बिल्कुल। ये कदम साफ तौर पर राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर का सम्मान देने की दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत है। तो कुल मिलाकर पूरा गीत गाना होगा 190 सेकंड में, राष्ट्रगान से पहले और सावधान की मुद्रा में। सही। ये नियम आज सुनने में भले ही प्रशासनिक लगें, लेकिन जैसा आपने कहा इनके पीछे एक बहुत लंबा और जटिल इतिहास छिपा है। तो इस बदलाव के असर को समझने के लिए हमें उस कहानी की जड़ों तक जाना होगा। ये गीत आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। हमें लगभग 150 साल पीछे 1870 के दशक में चलना होगा। 1870s। उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी नाम के एक महान साहित्यकार ने एक कविता लिखी। भाषा थी संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण, जो उस वक्त के लिए काफी अनोखा था। तो ये सिर्फ एक कविता के रूप में शुरू हुआ? हाँ, शुरुआत में ये बस कागज पर लिखी एक कविता थी। इसे असली पहचान तब मिली जब बंकिम चंद्र ने इसे 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। आनंद मठ? और ये कोई आम उपन्यास नहीं था। ये सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था, जो भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ शुरुआती विद्रोहों में से एक था। अच्छा, तो ये गीत शुरू से ही विद्रोह और राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ गया था? बिल्कुल। आनंद मठ के छपने के बाद वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र बन गया। एक नारा बन गया। एक नारा, एक मंत्र। बंगाल की गलियों में स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाकर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते थे। लेकिन इसे पूरे भारत में पहचान मिलना अभी बाकी था। और वो काम किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना? एकदम। साल था 1896, जगह थी कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस कविता को अपनी धुन देकर एक राष्ट्रीय मंच पर गाया। आप कल्पना कीजिए उस माहौल की। पहली बार हजारों लोगों ने इस गीत को एक सुर में सुना।
वो पल तो वाकई ऐतिहासिक रहा होगा। उस दिन के बाद वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया। कांग्रेस के हर अधिवेशन, हर जुलूस में ये गीत गाया जाने लगा। ये तो हुई आज़ादी से पहले की बात। फिर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और राष्ट्र के प्रतीकों को चुनने का समय आया, तब इसका क्या हुआ? क्या इसे राष्ट्रगान बनाने पर विचार हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। इस पर संविधान सभा में बहुत लंबी और गंभीर बहस हुई थी। अच्छा। कई लोग वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो फिर जन गण मन को क्यों चुना गया? आखिरकार 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने घोषणा की कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को उसके बराबर का दर्जा देते हुए भारत का राष्ट्र गीत घोषित किया जाएगा। बराबर का दर्जा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जी। और इसी ऐतिहासिक सम्मान को देखते हुए अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आज की चर्चा के केंद्र में है। अगर इस गीत में 6 छंद थे और इसे इतना सम्मान दिया गया, तो फिर हम लगभग 90 साल तक सिर्फ 2 छंद ही क्यों गाते रहे? हाँ। बाकी के 4 छंदों में ऐसा क्या था जिन्हें इतने लंबे समय तक सार्वजनिक गायन से दूर रखा गया? यही इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील और दिलचस्प मोड़ है। इसका जवाब हमें आजादी से भी पहले 1937 के राजनीतिक माहौल में मिलता है। उस समय तक वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नारा बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, इसके कुछ हिस्सों पर कुछ समुदायों, खासकर मुस्लिम लीग ने अपनी आपत्ति जताना शुरू कर दिया। और आपत्ति किस बात को लेकर थी? पहले 2 छंदों पर तो शायद किसी को कोई ऐतराज नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले 2 छंदों में भारत की भूमि को मां कहकर उसकी सुंदरता और समृद्धि का वर्णन है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ये तो एक सार्वभौमिक भावना है। बिल्कुल। आपत्ति थी बाद के छंदों पर। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन छंदों में मां दुर्गा की स्तुति है, जिसमें उन्हें 10 भुजाओं वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली देवी के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। इसमें मूर्ति पूजा के बहुत स्पष्ट संदर्भ थे। तो मुस्लिम लीग और कुछ अन्य समूहों का कहना था कि ये एक राष्ट्र की वंदना न होकर एक हिंदू देवी की पूजा है, जी, जो उनके एकेश्वरवादी विश्वास के खिलाफ है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई। एक तरफ वो गीत था जिसने पूरे देश को जगाया था, और दूसरी तरफ उसी गीत के कारण देश के एक बड़े वर्ग को असहज महसूस हो रहा था। कांग्रेस को एक रास्ता निकालना था। और उन्होंने क्या रास्ता निकाला? 1937 में कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता शामिल थे। क्या बात है। इस समिति ने एक बहुत ही व्यवहारिक और कहना चाहिए कि दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि गीत के पहले 2 छंद, जिनमें मातृभूमि की वंदना है, उन्हें राष्ट्रीय गीत के रूप में पूरे सम्मान के साथ गाया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन बाद के छंद, जिनमें धार्मिक संदर्भ है, उन्हें सार्वजनिक और राष्ट्रीय मंचों पर गाने के लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक तरह का समझौता था। बिल्कुल। एक ऐसा समाधान जिससे गीत की राष्ट्रवादी भावना भी जीवित रहे और देश की बहुसांस्कृतिक पहचान का भी सम्मान हो। ठीक समझे। ये उस समय की राजनीतिक जरूरत थी। एक ऐसे देश को एकजुट रखने का प्रयास जो आजादी के लिए लड़ रहा था और जिसे हर समुदाय के साथ की जरूरत थी। और यही वजह है जी, कि आजादी के बाद भी दशकों तक सरकारी तौर पर और सार्वजनिक रूप से केवल पहले 2 छंद गाने की ही परंपरा बनी रही। एकदम सही। अब जाकर पूरी सूरत साफ हो रही है। 2026 के ये नए नियम सिर्फ एक प्रोटोकॉल में बदलाव नहीं है। नहीं, ये उस 89 साल पुराने ऐतिहासिक समझौते को पलट रहे हैं। जिन 4 छंदों को समावेशिता बनाए रखने के लिए अलग रखा गया था, उन्हें अब अनिवार्य बना दिया गया है। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं, ये कदम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता की उस पुरानी बहस को फिर से केंद्र में ले आता है। अच्छा। एक दृष्टिकोण ये है कि गीत को उसके मूल और पूर्ण स्वरूप में अपनाना हमारे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। जी। वहीं दूसरा दृष्टिकोण ये चिंता जताता है कि ये 1937 में अपनाए गए समावेशी रास्ते से एक भटकाव हो सकता है। तो हमारे नोट्स किसी का पक्ष नहीं लेते। नहीं, वो बस इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हैं। वाकई ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसकी कई परतें हैं, इतिहास है, राजनीति है और भावनाएं हैं। बिल्कुल।
मुझे लगता है इतनी सारी जानकारी के बाद श्रोताओं के लिए एक छोटा सा रिकैप करना अच्छा रहेगा। जरूर, ये एक अच्छा विचार है। ठीक है, तो अगर हम मुख्य बातों को एक साथ रखें तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है इसकी नई अवधि 190 सेकंड। हाँ, ये सटीकता बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये मानीकरण पर जोर देती है। दूसरी मुख्य बात है इसका स्रोत, उपन्यास आनंद मठ, जो इसे सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी साहित्य का हिस्सा बनाता है। सही। और तीसरा ऐतिहासिक पड़ाव 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाकर एक राष्ट्रीय पहचान दी। बिल्कुल। और आखिर में नए नियमों के अनुसार इसका क्रम, हाँ, अब कार्यक्रमों में पहले राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान बजेगा, अगर दोनों को बजाया जाना है। शानदार। ये संक्षिप्त सारांश निश्चित रूप से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगा। इन नए नियमों, इनके पीछे के इतिहास और दशकों पुराने विवाद को समझने के बाद ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक गीत के प्रोटोकॉल का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक मायने हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बदलाव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को कैसे देखते हैं। क्या वे पत्थर में लिखी इबारत हैं जो कभी नहीं बदल सकती, या वे समय और समाज के साथ विकसित होती हैं? ये प्रतीक सिर्फ हमारे अतीत का आईना नहीं होते, वे हमारे वर्तमान को भी आकार देते हैं और भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। और यही बात हमें आज की चर्चा के अंतिम विचार पर ले आती है। जी। ये पूरी चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। समय के साथ राष्ट्रीय प्रतीकों का स्वरूप कैसे विकसित होना चाहिए? क्या उन्हें अपनी मूल ऐतिहासिक भावना में स्थिर रहना चाहिए, या उन्हें समाज की बदलती हुई विविध संवेदनाओं के साथ खुद को ढालना चाहिए? इस पर कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।